तरफ दिख रहा है और रेडिकल का पोर्शन आपको फ्रंट की तरफ दिख रहा है। एंड द रेड स्पॉट दैट यू कैन सी, वो सेल्स हैं जो रेडिकल में सबसे पहले ग्रोथ करते हैं। ये वही सेल हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि अब सीड को ग्रो करना चाहिए या नहीं। तो ये सेल्स जो हैं डिटेक्शन का काम करते हैं और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले सेशन में हम समझेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि हमने एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को समझ लिया है कि एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू जो कि एक बार बन जाने के बाद वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता करता है। यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में फूड सप्लाई कौन करता है, तो वो एंडोस्पर्म ही करता है। तो उस एंडोस्पर्म के भी बारे में जानेंगे कि एंडोस्पर्म क्या पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है या कुछ पोर्शन उसका बचा रह जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों का आंसर आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। मैंने पहले भी कहा था आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी जटिल चीजें हैं जो आपको एक बार में समझ में नहीं आती हैं कई बार। तो उन चीजों के ऊपर से बिल्कुल रहस्य उठाया जाएगा और समझने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए शुरू कर देते हैं बच्चों। ओके, सो जिन बच्चों ने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है बच्चों, माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और ये सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी से। बिकॉज ऑफ यू दैट द सेशंस आर रनिंग। हैश नीट लाइव डेली पर शेयर जरूर करिए मेरे सेशंस को, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में हर एक बच्चे को पता चले कंट्री में। एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neat mobile। करना क्या है, गो टू ब्राउजर और ब्राउजर में बस ये टाइप करना है आपको tinyurl.com/neat mobile। ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेक्चर वाइज देख सकते हैं। यहीं से पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़िए, अपनी मंजिल को नए आयाम दीजिए और मेरी निगरानी में आप अपने कोर्स को कंप्लीट करिए, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का सफर तय कीजिए। यानी कि मेरे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं आप, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट। ये हमारे लिए सोशल करेंसी के समान होता है एंड आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू इन योर जर्नी टू द मेडिकल कॉलेज। राइट, यहां पर आपको एक और चीज ध्यान से देखनी है कि किस ड्यूरेशन का आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ड्यूरेशन का होगा उतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एक बार देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं। सिद्धि, निशांत, डॉक्टर प्रजापति, इसके अलावा सुरखाब, आलोक, स्मिथ, कुणाल, रश्मि, बहुत बढ़िया, दीप, द्वारिका, काफी बच्चे इस वक्त जुड़े हुए हैं, करिश्मा, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सेशन में। सेशन के शुरू होते ही लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि फिर बाद में बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों इस क्लिप को देखिए, इस छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर जो छोटे छोटे आपको रेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन करता हुआ ये ग्रोइंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो सारे के सारे एंडोस्पर्म के सेल्स हैं, या न्यूक्लियस कह लीजिए, चाहे जिस तरह का एंडोस्पर्म हो, वो एंडोस्पर्म के सेल्स हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डिवाइड करके ये वाले जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो रेड वाले सेल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्स सारे के सारे एंडोस्पर्म के। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो जाइगोट यहां नीचे की तरफ था, बहुत धीमे धीमे ग्रो कर रहा था। एक बार जैसे ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, आप देख लीजिए ग्रोथ कैसे स्टार्ट हो गई। तो ये सबसे पहले ग्रो करता है दो सेल्स में। एक सेल को यहां पर ब्लू में दिखाया गया, एक को येलो में दिखाया गया, फिर फर्दर सेल डिविजन उसमें हो करके वो आगे का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को भी हम समझेंगे। ये देख लीजिए बच्चे, एक सेल तो ये हो गया बड़ा वाला, ये बन जाता है सस्पेंसर और बाद में हॉस्टोरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सारे के सारे स्टेजेस के बारे में, हर एक स्टेप के बारे में हम जानकारी लेने वाले। ये देख लीजिए, दो सेल, ये दूसरा, ये पहला, ये दो सेल सबसे पहले बनते हैं, फिर अपने डेवलपमेंट के थ्रू। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब ये स्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो जो एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है, वो या तो पूरा का पूरा यूज कर लिया जाएगा या कुछ बचा भी रह सकता है। सो यूजुअली यूज कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म का कुछ रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ रह सकता है। तो इस सारे मैकेनिज्म को, अब ये जिसके अंदर ग्रो कर रहा है, इस क्लिप के माध्यम से मैं आपको कई चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जिस एरिया के अंदर ग्रो कर रहा है वो एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल है।
बाकी सिनर्जिड तो डिजेनरेट हो गए, एग सेल भी नहीं है, बस एम्ब्रियो बचा हुआ है इस कॉर्नर पे, जाइगोट जिसको बोलते हैं। तो जाइगोट यहां पर कॉर्नर में था, ये रहा जाइगोट, जाइगोट ने डिवाइड किया, दो सेल्स बने, और ये वाला जो है ये सस्पेंसर रह जाएगा, और ये जो है एक्चुअल में हमारा कॉटिलिडन बनाएगा, कॉटिलिडन बनाएगा और एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाएगा। ये पुश करता है, सस्पेंसर इसको अंदर की तरफ पुश कर देता है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। क्लियर है? अब आगे बताता हूं, स्वाधीनता, एजाज, साक्षी, रेणु, राज, समझ में आ रहा है बच्चों? आगे जब एक एक पॉइंट बताऊंगा तो ये इमेज आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी। जैसे ही मैं बताऊंगा आगे बढ़ करके पॉइंट्स, तो आपके दिमाग में ये इमेज तुरंत आ जाएगी और उस वक्त आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस चीज के। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये इवेंट हम देख चुके हैं। तो ये तीनों के तीनों इवेंट जो है वो हम देख चुके हैं। सबसे पहला इवेंट क्या था, ये देख लीजिए, पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है, पॉलन ग्रेन की ग्रोथ हो रही है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, 2 स्पर्म सेल्स जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी इमेज में हम देखते हैं कि भाई जो 2 स्पर्म हैं वो एक एक करके फ्यूज करेंगे, तो सिनर्जिड तो डीजेनरेट हो जाएंगे, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा वन ऑफ द स्पर्म, और दूसरा स्पर्म पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहां सेंटर में फ्यूज करेगा। तो ये दो जगह हैं जहां पर फ्यूजन होगा। यही तो था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म। डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म के फलस्वरूप दो चीजें बनती हैं, एक बना जाइगोट और दूसरा बना पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, 3n है इसका प्लॉइडी लेवल। तो पीईएन जो बना था, पीईएन ये कैसा था, ये था 3n, ट्रिप्लॉइड था। और जाइगोट जो बना था वो कैसा था, ये भी मैं लिख देता हूं, जाइगोट वाज डिप्लॉइड, क्योंकि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड ही रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गए। अब इसके बाद पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस तरह से खूब जल्दी जल्दी डिवाइड करके या तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या फिर सेलुलर एंडोस्पर्म, या फिर हिलोबियल एंडोस्पर्म। तो 3 तरह के एंडोस्पर्म को बनाएगा। जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है बच्चों, उस वक्त हमारा जो जाइगोट है वो धीमे धीमे ग्रो करता है। जब तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, हमारा जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट बहुत क्विकली नहीं होता। जैसे ही बन गया, जाइगोट बना हुआ है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, अब जाइगोट अपने आप को डेवलप करेगा, क्योंकि डेवलपमेंटल फेज में वो एंडोस्पर्म को यूज कर लेगा, सारे के सारे एंडोस्पर्म को अपने फंक्शन के लिए यूटिलाइज कर लेगा। इन अ वे हम कह सकते हैं वो उसको खा जाएगा, लेकिन खाएगा कैसे, उसके पास ना तो स्यूडोपोडिया है ना दांत है उसके पास, तो खाएगा कैसे? खाने का प्रोसेस ये है कि उसको यूज कर लिया जाएगा, प्लास्मोडेस्माटल कनेक्शंस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट। अभी पिछली क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी, साइड में से सारा का सारा टिश्यू या मटेरियल आता हुआ दिखाई दे रहा था, राइट? चलिए, काफी कहानी बता दी, अब आगे थोड़ा सा एक एक पॉइंट को पकड़ करके चलते हैं। जाइगोट का क्या होता है वो समझना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आप बखूबी समझ चुके हैं पिछले सेशन में। बात करते हैं जाइगोट की। जाइगोट बना हुआ है बड़े आराम से, ये देख लीजिए, जाइगोट, पहला सेल जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दैट इज द जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जाइगोट डिवाइड करता है, जाइगोट डिवाइड करेगा तो इसका जो डिवीजन होता है बच्चों, वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। पहला डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो डिवीजन है ये है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डिवीजन। अब आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, क्योंकि ये रहा जाइगोट और इसने ये इस तरह से डिवाइड कर दिया, देख लीजिए, 2 सेल्स बना दिए, बीच में से डिवाइड, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल नहीं डिवाइड किया, इसने ट्रांसवर्सली डिवाइड किया इस प्लेन पर, जिसको हॉराइजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। वर्टिकल प्लेन में ये डिवाइड नहीं करता है, एम्ब्रियो सैक के हिसाब से ये हॉराइजॉन्टल प्लेन पे डिवाइड करेगा। पहला डिवीजन ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन से 2 सेल प्रोड्यूस होंगे। 2 सेल कौन कौन से हैं? एक सेल होगा बेसल सेल। बेसल सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक है बच्चे, मान लीजिए ये एम्ब्रियो सैक है, तो एम्ब्रियो सैक का जो बेस है, यानी कि इधर नीचे का जो बेस है, एक सेल इधर रहेगा और एक सेल अंदर की तरफ रहेगा। जो सेल बाहर की तरफ रहेगा उसको कहा गया बेसल सेल, राइट? तो बेसल सेल इज द लार्ज सेल, वो बाद में सस्पेंसर सेल में तब्दील हो जाता है। तो ये जो सस्पेंसर सेल आप देख रहे हैं यही बेसल सेल भी है। तो यहां पर जिस बेसल सेल की बात हो रही है वो ये वाला है। तो दिस इज ऑल्सो द बेसल सेल, मैं लिख देता हूं,
बेसल सेल। बेसल सेल क्यों? क्योंकि बेस में है, एम्ब्रियो सैक के बेस में है। तो अब ये जो बेसल सेल बना बच्चों, लार्ज वाला जो सेल है वो बेसल सेल है, और जो स्मॉल वाला सेल है ये एम्ब्रियो सेल है। ये वाला जो है छोटा वाला एम्ब्रियो सेल है। कलर भी देख लीजिए अलग अलग दिखाया गया। अब क्या होगा इसके बाद की कहानी, जो लार्ज बेसल सेल है वो फिर से ट्रांसवर्स डिविजन्स करेगा, और कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, और इस तरह से सेल्स को बनाता हुआ चला जाएगा। यानी कि जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देख लीजिए बच्चे, ये था हमारा जाइगोट, और जाइगोट को हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक के लेवल के हिसाब से। तो हमने एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड इधर बना रखा है, लेकिन इस डायग्राम में जो एम्ब्रियो सैक है वो ऑपोजिट दिशा में दिखाया गया है। ये देख लीजिए, क्योंकि सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ ही होता है। चलिए मैं भी आपको वैसा ही दिखा देता हूं, एक बार इंक हटा करके, क्योंकि बच्चे ये चीज कंफ्यूज करती है, मुझे पता है कई बार बच्चे इस चीज को। तो एम्ब्रियो सैक हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, यानी कि माइक्रोपाइल को किधर समझना है उस हिसाब से। तो एक एम्ब्रियो सैक ये हो गया और एक एम्ब्रियो सैक ये हो गया। आप लोग ज्यादातर जो एम्ब्रियो सैक देखते हैं उसमें यहीं पर देखते हैं जाइगोट, ये रहा जाइगोट। लेकिन हम इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड इधर एज्यूम कर रहे हैं, तो इधर हम जाइगोट को देख रहे हैं, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग द जाइगोट टू बी दिस साइड, और इसको हमने कहा माइक्रोपाइलर एंड है, और ये है चैलेजल एंड। क्लियर है, क्लैरिटी है? तो हम इसको दिखाएंगे, राइट? क्यों इसको दिखा रहे हैं? क्योंकि जो एडजॉइनिंग डायग्राम है इसमें इसी तरह के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। देख लीजिए, सस्पेंसर ऊपर की तरफ आ गया। अब इसमें क्या होता है, इस जाइगोट को मैं बाहर निकाल करके आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये रहा जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा, तो जब ये डिवाइड करेगा तो एक बड़ा सेल बनेगा और एक बना छोटा सेल, ठीक है। एक बड़ा सेल बन गया और एक छोटा सेल बन गया। जो बड़ा सेल है, अब ये वाला जो सेल है, यानी कि यहां से यहां का डिवीजन आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेज जो होगा उसमें जो बड़ा वाला सेल है वो कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन, और जो नीचे वाला सेल है वो लैटरल डिवीजन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल। ये देख लीजिए, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा। क्लैरिटी आई कुछ कुछ? आप डायग्राम को देखिए, एडजॉइनिंग डायग्राम को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर बताता हूं, ये वाला है हमारा जाइगोट। जाइगोट ने डिवाइड किया, कैसा डिवीजन किया? जाइगोट ने डिवीजन किया ट्रांसवर्स डिवीजन किया, और दो सेल बना दिए। एक बनाया बेसल सेल, बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। दूसरा बनाया स्मॉल सेल ऑफ द चैलेजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब ये जो छोटा वाला है वो जाहिर सी बात है जब इसका डिवीजन होगा तो ये चैलेजल एंड की तरफ हो गया, बड़ा वाला माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, छोटा वाला चैलेजल एंड की तरफ है। तो जो चैलेजल एंड की तरफ सेल बना उसका नाम है एम्ब्रियो सेल, इसका नाम है एम्ब्रियो सेल। अब देखिए बच्चों, जो लार्ज बेसल सेल था वो लार्ज बेसल सेल किस तरह से डिवाइड कर रहा है? ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं, ये देख लीजिए, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन हो करके ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सस्पेंसर। उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सस्पेंसर, जिसके ऊपर हमारा एम्ब्रियो सस्पेंडेड होगा। अब ये सस्पेंसर बनाने की जरूरत क्या थी? सस्पेंसर बनाने की जरूरत इसलिए थी कि सस्पेंसर के थ्रू अटैचमेंट रहेगा माइक्रोपाइलर एंड में, और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट बाहर, एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसेलस है। उस न्यूसेलस को एब्जॉर्ब करने का काम इसी सस्पेंसर में से एक सेल जो हॉस्टोरियल सेल बन जाएगा वो करेगा, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा। समझ में आई बात? जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको चैलेजा की तरफ पुश किया जाएगा, अंदर की तरफ पुश किया जाएगा, एम्ब्रियो सैक में अंदर की तरफ पुश किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अंदर स्पेस है, अंदर फूड है, अंदर उसको पुश किया जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, जब मान लीजिए मैं आप ग्रोथ को थोड़ा सा बताता हूं, ये ग्रोथ हो रही है, ये आगे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कुछ टाइम के बाद ये मुड़ जाएगा क्योंकि इसको आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। यहीं पर बनता है कॉटिलिडन, जो फोल्ड हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। नहीं तो बनाना जैसा ग्रो करता हुआ चला जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फोल्ड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, बिकॉज ऑफ दैट एम्ब्रियो सैक का जो एरिया है उसकी वजह से। राइट सुशील कुमार, करेक्ट है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं बच्चों, जो छोटा सेल था उसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। छोटा वाला सेल जो बना था वो कौन सा? एम्ब्रियो सेल की बात कर रहे हैं हम। कलर भी देखिए अलग है। एम्ब्रियो सेल ने डिवाइड किया, इसने कैसे डिवाइड किया? इसने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया। ये देख लीजिए, लंबे लंबे डिवीजन हुआ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, और बीच में एक आध बार ट्रांसवर्स डिवीजन भी होगा। स्टार्ट ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से करता है।
यहां पर एक और रेडिश टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। हाइपोफाइसियल, तो ये क्या चीज है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया कि भाई जाइगोट ने डिवाइड किया, एक बना लार्ज बेसल सेल जो सस्पेंसर में तब्दील होगा, दूसरा बना स्मॉल सेल एट द चैलेजल एंड जिसको एम्ब्रियो सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लार्ज बेसल सेल को देख लेते हैं कि लार्ज बेसल सेल ने करना क्या है। लार्ज बेसल सेल जो था वो लार्ज बेसल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, कई कई लेयर बनाता हुआ चला जाएगा। लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोपाइलर एंड बिकम हॉस्टोरियल सेल, ये रहा हॉस्टोरियल सेल, यही है लार्ज बेसल सेल, इसको बेसल सेल भी कह सकते हैं। जब स्टार्टिंग में बना था तो ये बेसल सेल ही था। अब ये देख लीजिए हॉस्टोरियल सेल में तब्दील हो चुका है, यानी कि ये एम्ब्रियो सैक के बाहर से भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। कहां से, न्यूसेलस से, राइट। अब जो पहला वाला सेल था सस्पेंसर सेल जिसको बोलते हैं, बेसल सेल बोलते हैं, वो तो ये हो गया जी, और बाकी के सेल्स जो हैं वो बनाएंगे सस्पेंसर। यानी कि कहानी मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखिए बच्चे, जाइगोट था, इसको समझिए बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आया। जाइगोट था, जाइगोट, और ये माइक्रोपाइल है, इधर माइक्रोपाइल है, आप समझ लीजिए ये माइक्रोपाइलर एंड है। एम्ब्रियो सैक का लास्ट पार्ट है माइक्रोपाइल, जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई थी, ये वो एरिया है। अब ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करता है तो दो सेल्स बनाता है, एक बड़ा सेल जिसको बेसल बोलते हैं और दूसरा छोटा जिसको एम्ब्रियो सेल बोलते हैं, राइट। ये एक डिवीजन हो गया। इसके बाद जो हमारा ये बड़ा वाला सेल है इसका क्या होगा, अगले स्टेज में देखते हैं कि जो बड़ा वाला सेल था वो बड़ा वाला सेल, एक सेल तो बड़ा रह गया और बाकी ट्रांसवर्स डिवीजन हो करके कई छोटे छोटे सेल्स बना दिए। और ये जो नीचे वाला सेल था, इसको मैं सॉलिड कलर कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल अपने आप को कई बार डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनली और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है हमारा एक्चुअल एम्ब्रियो और बाकी सस्पेंसर है। तो सस्पेंसर किसने बनाया, लार्ज बेसल सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन करके सस्पेंसर बनाया। तो सस्पेंसर में जो पहला सेल था उसका नाम हो गया हॉस्टोरियल सेल, जो सबसे ऊपर था माइक्रोपाइल की तरफ, और बाकी के जो सेल्स हैं वो सस्पेंसर हैं। तो बच्चे ये जो सस्पेंसर सेल्स होते हैं, ये सस्पेंसर सेल्स डाइकॉट में 6 से 8 बनते हैं और मोनोकॉट में एक ही रहता है। तो वही सेल सस्पेंसर का भी काम करता है मोनोकॉट में और वही हॉस्टोरियल सेल का भी काम करता है, यानी कि वो डिवाइड नहीं करता। लेकिन हमारे डाइकॉट में 6 से 8 सेल्स का एक लंबा सस्पेंसर बनाया जाता है। इस सस्पेंसर का काम है एम्ब्रियो को पुश करना। कहां पुश करना, एम्ब्रियो सैक के अंदर की तरफ पुश करना, और वो पुश कर रहा है। देख लीजिए ग्रोथ कहां हुई थी। अब मैं अगर एम्ब्रियो सैक आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देख लीजिए एम्ब्रियो सैक, इमेजिन करिए यहां पर एम्ब्रियो सैक है, ये रहा एम्ब्रियो सैक, इमेजिन करिए। अब ये पुश कर रहा है, देख लीजिए स्ट्रक्चर ग्रो करता हुआ इतना बड़ा हो गया। तो यानी कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक की अगर हम कल्पना करें तो ये देख लीजिए एम्ब्रियो सैक को तो इसने फिल कर लिया, पूरा का पूरा इसने एम्ब्रियो सैक को कवर कर लिया है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा इजी है, यहां तक इजी था। लार्ज बेसल सेल का क्या हश्र हुआ हमने देख लिया। अब स्मॉल चैलेजल सेल की बात कर लेते हैं। चैलेजल सेल कौन सा सेल है, चैलेजल सेल एम्ब्रियो सेल की बात हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सेल की। एम्ब्रियो सेल क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है और बनाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। देख लीजिए बच्चे, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया है, ग्लोब जैसा, ग्लोब्यूल जैसा, स्वोलन सा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में कई लेयर आ जाती हैं, तो ध्यान से देखिए, अंदर वाली लेयर को प्रोकैम्बियम कहा जाता है, अंदर वाली लेयर को प्रोकैम्बियम कहा जाता है। उसके बीच वाली ये जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर को कहा जाता है ग्राउंड मेरिस्टेम, जो ग्राउंड टिश्यूज बनाएगा, यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यूज होंगे, ग्राउंड टिश्यूज यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यूज। और जो प्रोकैम्बियम है वो जाइलम फ्लोएम बनाएगा, कैम्बियम को बनाएगा। और सबसे ऊपर डर्मेटोजेन जो लिखा हुआ है वो एपिडर्मल लेयर को सृजन करेगा। जो हमारा अब बनना तो है एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो बनेगा और कॉटिलिडन भी बनेंगे। तो डर्मेटोजेन जो है, यानी कि ये जो बाहर की लेयर है, ये देख लीजिए बच्चे मैं कलर कर रहा हूं इसको, ये जो बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर एपिडर्मिस बनाएगी हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो में, कॉटिलिडन में। उसके अंदर की जो लेयर है, ये वाली लेयर जो सेकेंड लेयर आप देख रहे हैं,
ये लेयर बनाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम, और बिल्कुल सेंटर में जो लेयर है जिसको मैंने देख लीजिए सॉलिड कलर कर दिया, ये बनाएगा प्रोकैम्बियम, यानी कि जाइलम फ्लोएम भी तो बनना है, तो उसकी उत्पत्ति इसी तरीके से होनी शुरू हो जाती है। मैं इंक रिमूव कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से स्ट्रक्चर आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई दे और समझने में आसानी हो। ठीक है, कहानी मैंने इतनी सिर्फ बताई कि जो स्मॉल सेल चैलेजल एंड में था, जो एम्ब्रियो सेल आप सबने देखा, वो एम्ब्रियो सेल अब कैसा डिवाइड करेगा, ये देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है। लॉन्गिट्यूडनल के बाद ट्रांसवर्स भी करेगा थोड़ा सा आगे बढ़ करके, ये देख लीजिए कई तरह से ये अब डिवाइड कर रहा है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसने बना दिया। यहां पर आपको देखना है कि जो रूट होगी, रूट की टिप यहां पर है, देख लीजिए बच्चे, रूट टिप यहां पर होगी, रूट टिप यहां पर है। तो रूट टिप को कौन बनाता है, रूट टिप को बनाता है हाइपोबेसल सेल। ये जो सेल मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये देख लीजिए जस्ट नीचे, सस्पेंसर के जस्ट नीचे, ये जो सेल मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि रूट टिप को बनाएगा, वो है हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल, ये टर्म याद रखिएगा, हाइपोबेसल सेल बनाता है, रूट की टिप को बनाएगा। रूट टिप का मतलब क्या हुआ, जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, और रूट टिप के जस्ट ऊपर देखिए बच्चे एक और सेल है, सस्पेंसर का जो लास्ट सेल है वो रूट कैप बनाएगा, इसको हाइपोफाइसियल सेल बोलते हैं। राइट, तो ये रूट कैप बनाएगा, आगे अभी और दिखाऊंगा डायग्राम। और हाइपोबेसल इधर है, इधर का जो सेल है बच्चे उसको एपीबेसल कह सकते हैं, इसको हम एपीबेसल कहते हैं, एपीबेसल। तो एपीबेसल हाइपोबेसल दो तरह के सेल हो गए, और जो हाइपोफाइसिस है वो रूट कैप में तब्दील हो जाएगा। हाइपोफाइसिस विल डेवलप इनटू रूट कैप, ये टर्म आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और वो चीज आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये देख लीजिए बच्चे, cells situated at the terminal end of suspensor in contact with globular proembryo is called hypophysis। कौन सा है हाइपोफाइसिस, ये जो ब्लू कलर का सेल आप देख रहे हैं यही है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, ठीक है, जिसका जिक्र मैंने अभी पिछली स्लाइड में किया था कि ये हाइपोफाइसिस है। और फिर मैंने एक और चीज बताई थी आपको, वो क्या बताया था, हाइपोबेसल। तो इसके जस्ट नीचे के जो सेल्स हैं, ये जो एरिया है, ये जो है ये है हाइपोबेसल। तो हाइपोबेसल हो गया, और इधर का जो एंड है, यहां पर जो ग्रीन कलर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके टिप में जो यहां पर सेल है वो एपीबेसल है, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या है, जो व्हाइट स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं ये सस्पेंसर है, और सस्पेंसर का जो आखिरी सेल है उसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। राइट, इसके अलावा हाइपोफाइसिस के जस्ट नीचे जो सेल है उसको कहते हैं हाइपोबेसल सेल। तो हाइपोबेसल सेल क्या बनाएगा, रूट टिप को बनाता है, रूट टिप, रूट टिप बनाएगा हाइपोबेसल। और हाइपोफाइसिस क्या बनाएगा, हाइपोफाइसिस बनाएगा रूट कैप, हाइपोफाइसिस विल मेक रूट कैप। तो जो हमारे रूट्स में रूट कैप आता है उसको हाइपोफाइसिस बनाता है, और हाइपोबेसल सेल रूट टिप को बनाते हैं। इसके अलावा जो प्लूम्यूल होगा, शूट टिप होगा, उसको कौन बनाएगा, एपीबेसल सेल। एपीबेसल सेल क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल का पार्ट बनाएंगे, प्लूम्यूल। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए बच्चे, जो सेकंड डायग्राम है इसमें देख लीजिए, ये जो सेल्स हैं, ग्रीन वाले सेल्स हैं, ये ऐसे 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 करके ग्रो करना शुरू हो गए, और इसमें जो बीच वाला एरिया है जहां पर मैंने आपको कहा कि प्लूम्यूल बनेगा, उस एरिया से लेकर के जो हाइपोबेसल सेल है उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। यानी कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूं। बच्चे ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूं ये है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। समझ में आ गई बात, एम्ब्रियोनिक एक्सिस रुक जाती है डिवाइड करना, कम कर देती है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में डिवीजन रुक जाता है, लेकिन साइड के एरिया जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। ये देख लीजिए, साइड के सेल्स खूब तेजी के साथ डिवाइड करते हैं और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकंड वाला देख लीजिए। अब आप अगर एक्सिस की बात करें बच्चों, देखिए एक्सिस का लेंथ मोर और लेस उतना ही है, एक्सिस का जो लेंथ है वो मोर और लेस उतना ही है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा इलैबोरेट हो चुका है। ये और इलैबोरेट होगा, और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये देख लीजिए बन गए कॉटिलिडन,
ये कॉटिलिडन का प्राइमोर्डिया है। और अब आप बताइए प्लूम्यूल कहां है? प्लूम्यूल ये रहा, ये जो एक्सिस थी, ये ग्रीन वाला पोर्शन यहां पर, यही तो है प्लूम्यूल का एरिया। और रेडिकल कहां है? रेडिकल ये रहा रेडिकल टिप। तो ये है टिप ऑफ रेडिकल, टिप ऑफ रेडिकल। ठीक है जी, टिप ऑफ रेडिकल आपको दिख गई। और ये जो एरिया था जिसको हाइपोफाइसिस मैंने कहा था, वो ये रहा हाइपोफाइसिस, रूट कैप, और उसके नीचे ही है रूट टिप। तो हाइपोफाइसिस हाइपोबेसल दोनों दिख तो गए, रूट कैप भी दिख गया और रूट टिप भी दिख गई, राइट। तो यही लिखा हुआ यहां पर, हाइपोफाइसिस गिव राइज टू रूट मेरिस्टेम। हाइपोफाइसिस जो है रूट मेरिस्टेम्स को बनाता है। ये देख लीजिए ब्लू कलर के पहली लाइन और सेकेंड लाइन। तो जो पहली लाइन है वो हाइपोफाइसिस है रूट कैप के लिए, और उसके जस्ट नीचे वाली जो सेकंड लाइन है वो हाइपोबेसल है, रूट की टिप को बनाते हैं। यानी कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बनाते हैं। और सीड का जब फॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर वो मेरिस्टेमेटिक एरियाज रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी की पूरी कहानी को एक बार देख लेते हैं, पूरे के पूरे स्टेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था, देख लीजिए, इसने डिवाइड किया, ये रहा सस्पेंसर और ये रहा एम्ब्रियो सेल। फिर इसमें जो सस्पेंसर था वो कैसा डिवीजन करता था? ट्रांसवर्स डिवीजन करके इसने बना दिया, ये देख लीजिए सस्पेंसर। और इधर आ गया हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसियल सेल। ये देख लीजिए, ये वाला जो सस्पेंसर है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हॉस्टोरियल सेल हो गया, और नीचे ये पूरा का पूरा सस्पेंसर है। ये देख लीजिए सस्पेंसर लिखा हुआ है। रूट कैप लास्ट वाला, हाइपोफाइसिस और हाइपोबेसल रूट टिप। इसके अलावा आपने प्रोकैम्बियम देखा, ग्राउंड मेरिस्टेम देखा, डर्मेटोजेन देखा। इस स्टेज के बाद अब आते हैं ये स्टेज। ये वाला स्टेज कैसे डेवलप हुआ? ये स्टेज कुछ ऐसे डेवलप हुआ, इसके जो साइड के सेल्स थे वो ग्रो करने लगे, और सेंट्रल एक्सिस जो है बच्चे, ये देख लीजिए, ये एक्सिस सेम रहेगी। इस एक्सिस में ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि यही एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। बाकी इसमें डिवीजन हो के ये देख लीजिए हार्ट शेपेड स्ट्रक्चर बना दिया। अभी भी डिवीजन रुकेगा नहीं, इसके जो लिम्ब हैं इनमें डिवीजन हो रहा है, लेकिन एक्सिस बीच में देख लीजिए कांस्टेंट है। एक्सिस कहीं नहीं ग्रो कर रही है, यानी कि ग्रो भी करेगी तो बहुत स्लोली करेगी। और फाइनली ये देख लीजिए एक्सिस बनी रह गई, एक्सिस बनी रह गई बीच में, और साइड में दो लिम्ब आपको बन गए, ये रहे और ये रहे, कॉटिलिडन में तब्दील हो गए। अब यहां पर देखते हैं, ये जो है हमारा फाइनल एम्ब्रियो का स्टेज कहता है। तो यहां पर देख लीजिए बच्चे, प्लूम्यूल है। ये कौन सा एरिया? इसको इस वाले को उल्टा कर दिया गया, जस्ट घुमा के उल्टा कर दिया गया। तो अब ये जो पार्ट थे, ये वाले जो दोनों पार्ट दिखाई दे रहे थे वो ये हैं कॉटिलिडन। ये देखो ये कॉटिलिडन है, यही कॉटिलिडन्स हैं, ये दोनों सेम हैं, कॉटिलिडन है। और जो मैंने आपको प्लूम्यूल बताया था वो प्लूम्यूल अब यहां पर आ गया। ये देख लीजिए कॉर्नर पे ये नॉच में प्लूम्यूल है। तो रेडिकल कहां होगी? रेडिकल यहां पर होगी। अब मैं इस लास्ट वाले डायग्राम में आपसे पूछता हूं कि बच्चे सस्पेंसर कहां जुड़ा हुआ था? सस्पेंसर यहां जुड़ा हुआ था या यहां जुड़ा हुआ था? यानी कि जहां कोई लेबलिंग नहीं है, सस्पेंसर यहां जुड़ा हुआ था या रूट कैप की तरफ सस्पेंसर जुड़ा हुआ था? आपको बताना है, आपको बताना है। हार्ट शेपेड, जी हाँ, हार्ट शेपेड एम्ब्रियो था। सस्पेंसर कहां अटैच था? सस्पेंसर इस जगह पर अटैच था। इसको इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं और इसको नंबर 2 दे देता हूं। आप सिर्फ नंबर बताइए, नंबर 1 पर अटैच था या नंबर 2 पर अटैच था? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? मैं नंबर थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। मैंने पोजीशन पूछा, एक तो ये है, यहां पर नंबर 1 है और ये रहा नंबर 2। तो सस्पेंसर कहां अटैच था? 1 की जगह पे था या 2 की जगह पर था? रूट कैप की जगह पे था। बहुत बढ़िया, मुस्कान ने आंसर दिया, मोनिका ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, मोनिका एंड मुस्कान ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, वेरी गुड। चलिए, तो ये कौन सा स्टेज है बच्चे? इसको कहलाता है, ये ग्लोब्यूलर स्टेज है। फिर ये कौन सा स्टेज है? ये हार्ट स्टेज है। फिर ये कौन सा स्टेज है? ये टॉर्पीडो शेप है। और फाइनली बन गए हमारे कॉटिलिडन। अब ये कॉटिलिडन थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है कि सेकंड पोजीशन पर ही अटैचमेंट था। क्यों सेकंड पोजीशन? क्योंकि रूट कैप के पास ही तो अटैचमेंट था। आप पूरे के पूरी सीरीज को अगर आप देखें, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, काफी चीजें आज हमने समझनी है। नाउ अब यहां पर देखिए, ये आपको डेवलपमेंट आपको दिखाया जा रहा है, उस डेवलपमेंट को देखने की कोशिश करिए। ये देख लीजिए, मैंने एरो भी बना दी ताकि आपको दिखाई दे अंधेरे में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है।
तो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट में सिमिलर होते हैं, इसी स्टेज तक होते हैं सिमिलर। हार्ट शेप मोनोकॉट में नहीं पाया जाता। ग्लोब्यूलर शेप जो है मोनोकॉट में भी है, डाइकॉट में भी है, लेकिन डाइकॉट में हार्ट शेप बनता है, फिर टॉर्पीडो शेप बनता है, लेकिन मोनोकॉट में बच्चों सिर्फ ग्लोब्यूलर स्टेज बनता है। मोनोकॉट में ग्लोब्यूलर स्टेज बनने का एक और रीजन है, एक तो उसका जो सस्पेंसर है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, यानी कि कुछ इस तरह का बनता है मोनोकॉट का स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए उसी के एक आध सेल्स ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लब शेपेड स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके अंदर खूब सारे सेल्स हैं, तो इसी तरह का शेप बनता है मैक्सिमम हमारे मोनोकॉट में। समझ में आ गई बात, ये सेल्स हैं। तो दिस इज हाउ मोनोकॉट का एम्ब्रियो बनता है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो के ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है क्योंकि डाइकॉट से मिलता जुलता है और अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो डाइकॉट होते हैं उसमें जो सस्पेंसर बनता है वो 6 to 10 सेल्स का लॉन्ग होता है सस्पेंसर, और जो मोनोकॉट में होता है उसका एक ही सस्पेंसर होता है, एक ही सेल का सस्पेंसर होता है मोनोकॉट में। कहीं कहीं एक से दो हो जाए, बड़ी रेयरर जो है प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज एक ही होता है। ओके, अब ये देख लेते हैं बच्चों, यहां पर आपको चीजें क्लैरिटी के साथ बिल्कुल समझ में आती रहेंगी। अब देखिए बच्चे, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उल्टा दिखा दिया गया है, यानी कि इसको हमने वो एम्ब्रियो सैक पकड़ लिया जो आप नॉर्मली देखते हैं, यानी कि यहां पर एम्ब्रियो सैक को ये इमेजिन करिए, ये एम्ब्रियो सैक है और जाइगोट यहां है, तो माइक्रोपाइल क्या है, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल, राइट, क्लैरिटी आ गई। तो इधर माइक्रोपाइल पकड़ा गया। अब देखिए डिवीजन कैसे हो रहा है, ये रहा जाइगोट, जाइगोट ने डिवाइड किया बेसल सेल और टर्मिनल सेल, तो बेसल सेल किधर आएगा, बेसल सेल इधर रहेगा और टर्मिनल सेल इधर आ जाएगा, राइट। तो बेसल सेल क्या बनाएगा, सस्पेंसर बनाएगा, और टर्मिनल सेल क्या बनाएगा, सेल एम्ब्रियो बनाएगा। अब इसके बाद देख लीजिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अंदर की तरफ हो रहा है ना, यानी कि यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 सेल जो है वो दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ, और सस्पेंसर ये रहा, ये रहा हमारा ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज ये ग्लोब्यूल नहीं है, इसको नहीं, ये ग्लोब्यूल है, ये देख लीजिए, ये एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर स्टेज में आ गया है। ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप, ये देख लीजिए हार्ट शेप में है, और उसके बाद ये आ गया टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो क्या होती है, टॉर्पीडो सबमरीन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए, तो कुछ कुछ ऐसा ही डिजाइन होता है टॉर्पीडो का, तो टॉर्पीडो शेप का बन गया, कॉटिलिडन बन गया। अब कॉटिलिडन मोटे ताजे हो जाएंगे बच्चों, जब कॉटिलिडन अपना वेट गेन करेंगे या थोड़े से मोटे होंगे तो वो जो आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है उसको अंदर आ जाएगा वो, यानी कि ये पोर्शन सस्पेंसर हट जाएगा। फुल ग्रोन सीड में बच्चे ये सस्पेंसर खत्म हो जाता है, ये सस्पेंसर नहीं रहता सीड में, ये एरिया खत्म हो जाएगा, ये रहेगा इधर रेडिकल और इधर रहेगा प्लूम्यूल, और ये कॉटिलिडन इतने बड़े हो जाएंगे, इतने मोटे हो जाएंगे कि दोनों उसको बीच में कवर कर लेंगे, दो तरफ से हो जाएंगे कॉटिलिडन। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट से ही प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। प्रो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, जो कहानी पूरी बता दी वही आपको रिटन फॉर्म में यहां पर है। प्रो एम्ब्रियो जो बना वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो डेवलप इनटू हार्ट शेपेड एम्ब्रियो, ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन होते हैं। कहां गई वो एक्सिस बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सिस ये रही, ये देख लीजिए, यहां हार्ट शेप तक मैंने दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। और ये क्या है, जो बेसल सेल था बच्चों, ये यही तो है जो हॉस्टोरियम में तब्दील हो चुका है, ये देख लीजिए, ये सब हॉस्टोरियल सेल्स हैं। हॉस्टोरिया काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा इलेबोरेट होता है, कई बार तो ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसके बाहर आ जाता है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है। कहां से एब्जॉर्ब करना है, न्यूसेलस, न्यूसेलस को पूरा का पूरा ये खत्म कर देता है। और उधर जो आपका जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है वो एंडोस्पर्म को खत्म करने में लगा हुआ है। तो दोनों तरफ से इनका फायदा है, एक तरफ से ये न्यूसेलस को खत्म किए जा रहे हैं और एक दूसरी तरफ से वो अंदर का जो एंडोस्पर्म बना हुआ उसको खत्म किए जा रहे हैं, राइट। चलिए समझ में आ गई बात, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is called epicotyle, राइट। कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसको कहते हैं एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल। ये देख लीजिए प्लूम्यूल है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इधर का एरिया जो है ये एपिकोटाइल है, और इधर नीचे की तरफ का जो एरिया है वो हाइपोकोटाइल है। तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल कोई एक पर्टिकुलर एरिया को डिमार्केटेड नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया के पीछे प्लूम्यूल
प्लूम्यूल के जस्ट पहले यहां पर होता है एपिकोटाइल और रेडिकल के जस्ट पहले होता है हाइपोकोटाइल। यहां पर एपिकोटाइल नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। राइट, तो प्लूम्यूल इस टिप को बोल देते हैं, यहां से ग्रोथ हो जाएगी प्लूम्यूल की। और ये रहा रेडिकल, रेडिकल और रूट कैप। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे कॉटिलिडन में डेवलप हो रहे हैं। नाउ सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कॉटिलिडन इज अ हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट एट इट लोअर एंड इन रेडिकल और रूट टिप। ये है हाइपोकोटाइल, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट नीचे का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के आखिरी में है रेडिकल। तो नाउ रेडिकल यानी कि रूट टिप इज कवर्ड विथ रूट कैप। अब आपको हाइपोफाइसियल सेल भी पता है, हाइपोफाइसिस ने जिसने रूट कैप बनाया था। हाइपोबेसल सेल भी पता है जिसने रूट टिप बनाया। सारी की सारी क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गई बात? तो एपिकोटाइल विल टर्मिनेट इनटू प्लूम्यूल एंड हाइपोकोटाइल विल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। अब ये देख लीजिए डाइकॉट एम्ब्रियो में जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो ये रहा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये रही एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें देख लीजिए ये रहा रेडिकल और ये रहा प्लूम्यूल, और ये आ गए दोनों के दोनों कॉटिलिडन। इसके ऊपर से एक सीड कोट लगा दीजिए, ये बन गया चने का सीड, ग्राम सीड बन गया। ऐसे ही होता है हमारा ग्राम सीड, है ना। इसमें देखिए हाइलम भी दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल भी दिखाई दे रहा है, आपको सारे के सारे पॉइंट वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हाइलम यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो मैंने पहले के सेशंस में भी आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं मोनोकॉट के एम्ब्रियो की, मोनोकॉटिलिडन। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन possess only one cotyledon called scutellum। एक ही कॉटिलिडन होता है, उसको स्कूटेलम कहते हैं। ये देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है स्कूटेलम, सिंगल कॉटिलिडन, इसको कहते हैं स्कूटेलम। राइट, तो मोनोकॉट यानी कि ग्रासेस वगैरह में, हमारे सीरियल्स में पाया जाता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर एक आउटग्रोथ है एपीब्लास्ट सेल्स, इधर शूट एपेक्स है, कोलियोप्टाइल इसकी जो शूट की फर्स्ट लीव्स होती हैं, और इधर कोलियोराइजा रूट को सपोर्ट करती हुई फर्स्ट लीव्स होती हैं। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो में पाया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक बार जब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इसका विस्तृत जो है जानकारी आपको मिलेगी। नाउ at the lower end, the embryonal axis has a radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza। यानी कि जो रेडिकल है, रेडिकल पोर्शन में यहां पर एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है, शीथ जिसको बोलते हैं, एक आवरण, एक कवर जिसको हम शीथ कह सकते हैं। उस शीथ का नाम है कोलियोराइजा। इस क्रॉस सेक्शन में देखिए बच्चे, इस ग्रेन के क्रॉस सेक्शन में ये देख लीजिए नीचे दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कोलियोराइजा। ये रहा कोलियोराइजा, ये एरिया है ना, ये एरिया। ग्रोथ भी जब होगी तो वो एक शीत साथ में निकलेगी। ग्रासेस में आपने देखा होगा, घास में कभी आपने निकाल कर देखा उसके रूट को, तो उसके रूट के साथ एक ड्राई सा मास एक्स्ट्रा चिपका रहता है, वही है कोलियोराइजा। और जब पत्ती भी उसकी निकलती है तो एक छोटी सी पत्ती उसके साथ में लगी रहती है, जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, सपोर्ट के लिए होते हैं ये। क्योंकि ये हाईली एडवांस्ड हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना सिस्टम बदल रखा है। ये देख लीजिए कोलियोप्टाइल, और उसके नीचे है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल की मार्किंग देखिए, ये यहां से क्रॉस सेक्शन है और ये साइड का क्रॉस सेक्शन। यहां पर एक एल्यूरोन लेयर भी आप देख रहे हैं। एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म का ही एक पार्ट माना जाता है। इस वजह से एल्यूरोन लेयर के सेल ट्रिप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि वो एंडोस्पर्म का जो साइड वाले सेल्स होते हैं ना, ये देखो, ये जो साइड वाले होते हैं, इन्हीं में सेलुलराइजेशन स्टार्ट होता है ना, तो इसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं, और उसके अंदर एंडोस्पर्म भरा हुआ है। तो एंडोस्पर्म काफी मात्रा में पाया जाता है इनमें, ज्यादातर मोनोकॉट्स में। ये देख लीजिए। Now, portion of embryonic axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle। वही बात है, जैसे हमने डाइकॉट में देखा वैसे ही यहां पर भी एपिकोटाइल देखने को मिलेगा। उसी एक्सिस में एपिकोटाइल किसके पास होगा? प्लूम्यूल के पास का जो एक्सिस है वो एपिकोटाइल है, राइट। एंड द शूट एपेक्स विथ लीफ प्राइमोर्डिया इज नोन एज कोलियोप्टाइल। एपिकोटाइल के पास ही है कोलियोप्टाइल। तो एपिकोटाइल तो सिर्फ जगह का नाम है, कोलियोप्टाइल तो एक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने यहां पर देख लीजिए बखूबी दिखाया हुआ है कोलियोप्टाइल। तो प्लूम्यूल, अब प्लूम्यूल, एपिकोटाइल फिर कहां पर है? जहां से प्लूम्यूल होता है उसके जस्ट पहले इस एरिया में हम एपिकोटाइल बोलते हैं। और हाइपोकोटाइल कहां होगा? रेडिकल से जस्ट पहले, रेडिकल के टिप के पहले। ये वाला जो है, ये हाइपोकोटाइल का एक एरिया है, पोर्शन कह सकते हैं। तो वो एपिकोटाइल है, ये वाला है एपिकोटाइल एरिया। ये वाला यहाँ जगह नहीं है लिखने की, बट लिख देता हूं, एपिकोटाइल का एरिया है।
और इसके नीचे जो है ये हाइपोकोटाइल है। बस इतनी सी बात है। क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर एक बार जरा ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ ही जाता है। अब ये देख लीजिए दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। यहां पर देखिए बच्चे, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल कहां पर है, जहां से ये निकल रहा है हमारा क्या नाम है, रूट निकल रही है। ये देखिए रेडिकल के पास है हाइपोकोटाइल एरिया। और एपिकोटाइल कहां है, प्लूम्यूल के पास एपिकोटाइल है, ये देख लीजिए। और कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोप्टाइल ये एक एक्स्ट्रा आवरण, ये देख लीजिए ग्रीन कलर का एक एक्स्ट्रा आवरण है, राइट। हालांकि कोलियोराइजा यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो भी रूट के पास ऐसे यहां पर होता है, ठीक है। और ये रहा डाइकॉट, डाइकॉट को तो आप जानते ही हैं, डाइकॉट के अंदर देख लीजिए एपिकोटाइल, ये रहा एपिकोटाइल प्लूम्यूल के पास, और हाइपोकोटाइल रेडिकल की तरफ का पोर्शन, राइट। अब देख लीजिए यहां पर हाइपोकोटाइल, ये रहे कॉटिलिडन। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है दोनों की सीड में। हालांकि अभी जर्मिनेशन मैंने बताना है, एपीजीएल हाइपोजीएल ये जर्मिनेशन भी बताऊंगा। आज के सेशन में शायद ना हो पाए, आज सीड को तो देख ही लेते हैं फॉर्मेशन, कॉटिलिडन के साथ साथ सीड कैसे बनती है। चलिए सीड को देखिए बच्चे, सीड का डाइसेक्शन हो रहा है। सोक्ड सीड, सोकेड है, पानी में भिगोई हुई सीड है। इस पानी में भिगोई हुई सीड के ऊपर से एक आवरण निकाल दिया गया, तो ये क्या है, सीड कोट है। तो सीड कोट के बारे में भी बात करेंगे, टेस्टा और टेगमेन की बात करेंगे। और ये देख लीजिए, और इसी सीड में आपको वो भी दिखाई दे रहा है, रेडिकल भी दिखाई दे रहा है। सीड को ध्यान से देखिए, नॉच सा है, देखिए जहां से वो सीड थोड़ा सा ब्रेक हो रही है वहीं पर रेडिकल है। आपको इसका रेडिकल बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहीं से ब्रेक किया गया। फ्रंट पोर्शन में जो रेडिकल है वहीं से उसका जो कवरिंग है वो निकाली गई। ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई। तो अब सीड कॉटिलिडन दिख रहे हैं, हमने सीड कोट निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड का डेवलपमेंट होगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि कॉटिलिडन हमने देख लिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हमने देख ली। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में मैंने आपको यह भी बताया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस में ग्रोथ नहीं हो रही है। एम्ब्रियोनल एक्सिस थोड़ी सी रुक जाती है, वो डोरमेंट कंडीशन में पहुंच जाती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसी वजह से एम्ब्रियोनल एक्सिस उतनी की उतनी ही रह जाती है, जबकि कॉटिलिडन इतने बड़े बन जाते हैं। नाउ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इनमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डोरमेंट एम्ब्रियो, दूसरा होता है स्टोरेज टिश्यू जिसको हम कॉटिलिडन भी कह सकते हैं, और तीसरा होता है सीड कोट। ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हमारे सीड में। देयर आर 3 स्ट्रक्चर दैट वी कैन फाइंड इन द सीड। समझ में आ गई बात कि डोरमेंट एम्ब्रियो है, स्टोरेज टिश्यू है और सीड कोट है। स्टोरेज टिश्यू यानी कि कॉटिलिडन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई सीड्स के बारे में। किसी किसी सीड में, कुछ सीड्स में, इन सम सीड एंडोस्पर्म इज रिटेन्ड एज द स्टोरेज टिश्यू। एंडोस्पर्म सीड के बनने तक रह जाता है कई सीड्स में। ऐसी सीड को एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, या एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं, राइट। तो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। कौन कौन सी सीड हैं, कई एग्जांपल मैंने आपके लिए यूज किए हैं। व्हीट एल्ब्यूमिनस है, एंडोस्पर्मिक है। मेज, बार्ली, कैस्टर, कैस्टर इसमें से ऑयल निकलता है, इसके सीड बड़े खूबसूरत होते हैं, ये देख लीजिए। रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस, रेडी भी बोलते हैं इसको, रिसिनस कम्युनिस, रेडी का तेल भी बोलते हैं, रेडी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में भी बच्चों एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सारे के सारे सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, हालांकि हमारा चैप्टर तो एंजियोस्पर्म के बारे में है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के बारे में भी आपको बताते हुए चलता हूँ। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों, वो हैप्लॉइड होता है, और वो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोडक्ट माना जाता है। समझ में आ गई बात। तो वो रिटेन रहता है, आखिरी तक रिटेन रहेगा। वहां पर कॉटिलिडन का उतना जो है यूजिंग अप का सिस्टम नहीं है, वहां पर वो रिटेन रहता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। इन अदर सीड एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप टू मेक द कॉटिलिडन। और कईयों में एंडोस्पर्म यूज कर ले। एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट, कि जिनमें रह जाता है वो ज्यादातर मोनोकॉट होते हैं, लेकिन सारे के सारे मोनोकॉट होंगे इसकी गारंटी नहीं है। सारे के सारे मोनोकॉट होंगे, क्योंकि कैस्टर मोनोकॉट नहीं है, सारे के सारे मोनोकॉट होंगे इसकी गारंटी
नहीं है, डाइकॉट में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मोनोकॉट में होता है। एंडोस्पर्मिक, राइट। नाउ जिनमें एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया, इनको कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, राइट। एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं, इनको नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, राइट, या एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोला जाता है। नॉन एल्ब्यूमिनस के साथ साथ एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोले जाते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। तो ये कई नाम हैं, इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन से? पी, ये देख लीजिए मटर में ये पाया जाता है। ग्राउंड नट, मूंगफली, ये देख लीजिए बच्चे, मूंगफली है, ग्राउंड नट में पाया जाता है। इधर बीन में भी पाया जाता है, बीन्स में। फिर सनफ्लावर में पाया जाता है, फिर रेडिश यानी कि मूली में पाया जाता है, एक्सेट्रा। ये जो है ये सनफ्लावर के सीड्स, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। आ गई बात समझ में कि भाई कहीं कहीं पर एंडोस्पर्म रह जाएगा एंडोस्पर्मिक, कहीं कहीं एंडोस्पर्म यूज हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन अभी एक और स्ट्रक्चर बचा हुआ है। एंडोस्पर्म को कौन यूज कर रहा था? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अंदर की तरफ ग्रो करता हुआ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को यूज करने में लगा हुआ था, और बाहर की तरफ का जो सस्पेंसर का जो बाहर वाला पार्ट था, जिसको हम बोल सकते हैं हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरियम में तब्दील हो चुका है, वो क्या कर रहा था? वो न्यूसेलस को यूटिलाइज करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो वो न्यूसेलस को कंप्लीटली यूज कर लेता है, लेकिन कभी कभी न्यूसेलस नहीं हो पाता, पूरा का पूरा यूज बच जाता है। ये बड़ा जरूरी है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूसेलस इज जेनरली यूज्ड अप बाय द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज हो जाता है। इन सम केसेस न्यूसेलस रिमेन आउटसाइड द एंडोस्पर्म फॉर्मिंग पेरिस्पर्म, कभी कभी ये बाहर रह जाता है और पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो पेरिस्पर्म किस में पाया जाता है? बीट में। बीट कहते हैं ना, बीट शुगर बनता है बीट रूट से, बीट शुगर। कॉफी, कॉफी में भी पेरिस्पर्म पाया जाता है। ब्लैक पेपर, ये रहा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पाइपर निग्रम, और कैस्टर रिसिनस कम्युनिस, ये देख लीजिए। अब इसमें से जो कैस्टर सीड है बच्चे, ये एक अनोखा सीड है। इसके पास क्या क्या है देख लीजिए, मैं बता देता हूं। इसके पास है एंडोस्पर्म, थोड़ा बहुत रिमेन, तो ये एंडोस्पर्मिक है। इसके पास है पेरिस्पर्म, और इसके पास एक और आउटग्रोथ है जो आउटर इंटेग्यूमेंट से बनता है, इसको कहते हैं कैरंकल। तो इसके पास एक आउटग्रोथ कॉल्ड कैरंकल भी है। तो ये तीनों के तीनों चीजों को लेकर के है एक एग्जाम्पल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म भी है, पेरिस्पर्म भी है, कैरंकल भी है। तो कैरंकल किस चीज का? कैरंकल यूजुअली आउटर इंटेग्यूमेंट का थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है, तो इसमें एक स्पॉन्जी टिश्यू टाइप का भी है, राइट। सो दैट इज नोन एज कैरंकल। कहीं कहीं पर इसके बारे में यह भी जिक्र है कि ये जो हॉस्टोरियल सेल था उसका भी रिमेन हो सकता है, राइट। तो ये एक आउटग्रोथ जैसा होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ऊपर की तरफ होता है, सीड के बाहर की तरफ होता है। सो दैट इज नोन एज कैरंकल। तो आप तीनों के तीनों याद रखेंगे। इसके अलावा जब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, तो वहां पर हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में दोबारा फिर पढ़ेंगे कि किसमें एंडोस्पर्म होता है, किसमें पेरिस्पर्म होता है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हम उन सारे के सारे जो अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको बखूबी कंप्लीट करते ही करते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा टॉपिक ऑन द एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब अगला सेशन जो कल का होगा उसमें हम सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया गया है, ना कि आपकी किताब में भी बहुत, लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आते हैं वहां से भी। तो वहां वो उसको कहां पढ़ेंगे? उसको यही पढ़ेंगे, सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म। पॉलिनेशन तो हमने डिटेल में पढ़ लिया कि भाई किस किस टाइप से पॉलन ग्रेन का जो है ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन होता है। अब हमें पढ़ना है कि सीड तो बन गई, सीड का डिस्पर्सल कैसे होगा। यहां पर कोकोनट का एग्जाम्पल आता है जो वाटर के थ्रू सीड का डिस्पर्सल करता है, पॉलिनेशन नहीं करता बच्चों। तो उन चीजों के ऊपर कल चर्चा करेंगे, और कल के सेशन में कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर को कंप्लीट करें। हालांकि अभी एपोमिक्सिस के ऊपर भी एक पूरा का पूरा यानी कि आपको एक लेक्चर मिलना ही चाहिए, क्योंकि एपोमिक्सिस
काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको भी मैं वो भी कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा, यानी कि इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं छूटेगा इस महीने। तो विद इन दिस मंथ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, और नए महीने से नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। राइट, एक बार और देख लेते हैं टेस्टा और टेगमेन का पार्ट। नाउ आउटर इंटेग्यूमेंट जो है हार्ड और लेदरी हो जाता है, उसको कहते हैं टेस्टा या आउटर सीड कोट, और इनर इंटेग्यूमेंट अगर अगर किसी में होता है तो वो टेगमेन बन जाता है। तो टेस्टा एंड टेगमेन समझ गए। टेस्टा है आउटर कोट, टेगमेन है उसके अंदर का कोट। इस बीन सीड में आपको टेस्टा एंड टेगमेन दोनों ही दिखाई दे रहा है। राइट, मटर में भी दिख जाता है। मटर को अगर आप भिगोते हैं, सूखी मटर को या हरी मटर को भी आप छिलका उतारते हैं, तो पहले एक लेदरी सा होगा ग्रीन कलर का, और उसके अंदर एक पेपरी सा होता है, ट्रांसलूसेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। समझ में आई बात? तो यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको हाइपोकोटाइल, रेडिकल, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, टेस्टा, टेगमेन दोनों के दोनों दिख गए। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक। मंडे टू वेडनेसडे हमारे जो सेशंस चल रहे हैं नीट लाइफ डेली 2.0 में, आपको पता है स्केड्यूल 7 PM मेरा स्केड्यूल होता है, और सुबह 9 AM मेंटी क्विज में आना नहीं भूलना है। थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th के लिए सेशंस चलते हैं। राइट बच्चों, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करिए, गो टू ब्राउजर, टाइप करिए tinyurl.com/unacademy chat। आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। एक और बेहतरीन फीचर पहले ही जिक्र कर चुका हूं इसका, जैसे ही टाइप करेंगे आपको पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कोर्स मिल जाएगा, जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं, लेक्चर हो चुके हैं। बात कर लेते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर, कंट्री के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं हम सबसे। लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं आफ्टर एवरी 3 डेडिकेटेड लेक्चर। ये देख लीजिए हमारे बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये है हमारे बैचेस, आप हमारे बैचेस के साथ जुड़िए। करना क्या है, बड़ा सिंपल है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल करिए, देन ऑप्शन सिलेक्ट करिए प्लस का, नीट यूजी, गेट सब्सक्रिप्शन। और फिर जिन बच्चों ने अब तक इस चीज के बारे में अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है, मैं क्लियर कर देता हूं। बच्चे सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन देख लीजिए, अलग अलग ड्यूरेशन का है, लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल यही है कि बच्चों आप 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ ही जुड़ें। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है, एक तो आप निश्चिंत रहेंगे, आपकी एक बार ही है आपके पास अटेम्प्ट। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आप अगली, अगर एक बार में निकल जाते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर बाई चांस कहीं नंबर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ी या कुछ और आप तैयारी और ज्यादा थोड़ा डिटेल में करना चाहते हैं, तब वहां पर आपको फायदा देगा आपने अगर ऑलरेडी 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्योंकि कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। राइट, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल का सफर तय करने के लिए, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। आप मेरे बैचेस के साथ जुड़ जाएंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, एंड मेरी गाइडेंस में आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ आप सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स से भी गाइड ले सकते हैं, सबसे गाइडेंस ले सकते हैं। एवरीवन विल गाइड यू। समझ में आई बात? तो कोड एक फायदे अनेक। बेनिफिट ये होगा मेरा कोड यूज करने से, इट इज माई सोशल करेंसी, सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। राइट बच्चों, okay, so Unacademy NEET, Unacademy JEE, Unacademy for school preparation, 9, 10th, 11, 12th, all are our sister channel. Together, let's crack it. एंड जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, #NEET लाइव डेली पर शेयर जरूर करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि इस बेहतरीन टीम के बेहतरीन वर्क के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूज कोड प्रदीप लाइव। अपनी सपनों को नया आयाम दीजिए। मेरी गाइडेंस में आपको मेडिकल कॉलेजेस तक का सफर तय करने का मौका मिलेगा और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। That's all for this session. See you all again in the morning 9 AM मेंटी क्विज। सारे के सारे बच्चे आएंगे, दोस्तों को भी लेकर के आइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे कंपटीशन उतना अच्छा होगा आप लोगों का आपस में। और कल मेंटी क्विज में मॉर्फोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।